करंट इस तरफ है, मान लो रिजल्टेंट वोल्टेज इस तरफ है, रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर डायग्राम बनाया हमने भाई। नीचे क्या है, कैपेसिटर, ऊपर इंडक्टर का वोल्टेज, तो नेट ऊपर की तरफ आएगा मान लो VL माइनस VC, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट, और इधर क्या था VR, ओके, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा क्या, ठीक है। ओके चलो ये है फाइल। अच्छा करंट, करंट का अगर मैं कंपोनेंट करूं यहाँ पे, इसको कंपोनेंट करूं, ओके, तो क्या आएगा, इस वोल्टेज के अक्रॉस और वोल्टेज के परपेंडिकुलर क्या आएगा वो, तो इस वोल्टेज के अक्रॉस जो करंट आएगा वो क्या आएगा, I cos फाई, ये आएगा क्या, और इस वोल्टेज के परपेंडिकुलर क्या आएगा, I sin फाई, ठीक है। तो पावर कैलकुलेशन में क्या आई आर, अगर इधर IRMS लिखूं तो ये भी क्या होगा IRMS, और ये भी क्या होगा IRMS, ठीक है। तो पावर कैलकुलेशन में जो करंट काम आ रहा है वो यही आ रहा है क्या, IRMS इंटू कॉस फाई, IRMS इंटू कॉस फाई। इसीलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं, वॉटफुल करंट, क्योंकि पावर कैलकुलेशन में काम आए। ये नहीं दिखा सर, ये देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट पावर कैलकुलेशन में नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट, ठीक है। बस यही आपका है IRMS cos फाई, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉटफुल करंट, वॉटफुल करंट। और IRMS sin फाई ये क्या है, वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। चलो L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, ठीक है। नाम में लिखा हुआ ऑसिलेशन, ठीक है। जब इन दोनों ही डिवाइस को एक दूसरे के साथ हम ऐड करेंगे तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ मतलब चार्ज का ट्रांसफर हुआ। चार्ज का ट्रांसफर क्यों होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वो सब कंडीशन अभी देखते हैं। इनिशियली आपने कैपेसिटर लिया, प्लस माइनस, एक कैपेसिटर लिया आपने जिसको आपने इनिशियली चार्ज किया, ठीक है। इनिशियली मतलब एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर को आपने चार्ज किया। कैपेसिटर पे चार्ज मान लो Q है, ये माइनस Q है, ठीक है। इनिशियली आपने इसको चार्ज कर दिया। अब इस कैपेसिटर को आपने क्या किया, इंडक्टर के साथ अटैच करना, ठीक है। इंडक्टर लगाया, ये इंडक्टर लेके आया, ठीक है। ये है कैपेसिटेंस, ये है इंडक्टेंस। ये अभी इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा के ही तो चार्ज किया होगा बैटरी, विदाउट बैटरी कैसे चार्ज करोगे, हमने चार्ज किया। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, द मोमेंट आई क्लोज द स्विच, क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, या यूं कहे एनर्जी को स्टोर करता था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर क्या स्टोर करता था, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लो इधर से फ्लो होना स्टार्ट होगा, चार्ज जो है फ्लो क्यों हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तभी तो। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज starts to flow from कैपेसिटर टू इंडक्टर, ऐसे कोई जरूरत नहीं लिखनी, चार्ज स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ओके। अच्छा चार्ज इधर से इधर मान लो फ्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसमें जब चार्ज आएगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, क्यों,
भाई जब इसमें चार्ज आएगा मतलब सर इसमें चार्ज फ्लो रहा मतलब करंट आ रहा है। करंट आया तो पहले तो इनिशियली अपोज करेगा, लेकिन ये भाई साहब सप्लाई कर करके इसको है ना करंट देते रहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा, पहले धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो रही है और धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल अनचार्ज हो जाए, ठीक है, सारी चार्ज इसके पास आ जाएगी, इसके पास मतलब इसके पास जितनी एनर्जी थी सब इसने इसको दे दी। अब ये डिस्चार्ज हो गया और ये चार्ज हो गया, मतलब सारी एनर्जी इसके पास आ गई ना। फिर अब क्या करेगा, फिर ये भाई साहब सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे इसको, फिर ये पूरा चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये इसको एनर्जी देगा, तो फिर ये लूप चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। समझा? ओके, तो चलते रहना चाहिए। तो सर इसने इसको चार्ज किया, ये डिस्चार्ज, इसने इसको चार्ज किया, फिर ये चार्ज हो गया, फिर ये डिस्चार्ज हो गया, इसने इसको चार्ज किया, एक दूसरे को है ना मोटिवेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया है या ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये होना ही चाहिए, अल्टीमेटली होता रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो इंडक्टर बना है ये तो वायर से बना है ना, और वायर के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो धीरे धीरे वो एनर्जी लॉस होती रहती है, ठीक है, धीरे धीरे वो एनर्जी लॉस होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अच्छा, एनर्जी लॉस होती रही, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये ऑसिलेशन कैसा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है क्या। डैम्प्ड में क्या होता था, रेजिस्टेंस मिलता था क्या ऑसिलेशन को। आप याद करो जब मैंने बॉब को है ना पेंडुलम बॉब सिस्टम पढ़ा रहा था, वो तो बॉब को जब मैंने रोटेट ऑसिलेट कराया था वैक्यूम में, तो मैंने क्या बोला था, ये ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन सेम बॉब को अगर मैंने एयर के प्रेजेंस में ऑसिलेट कराया था तो मैंने क्या बोला था, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प क्यों हुआ, डैम्प मतलब कि उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, एयर प्रेजेंट है तो मतलब उसको क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। ओके, तो आइडियली तो ये ऑसिलेट होता रहना चाहिए, है ना। ये क्या हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। किसका ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी का। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती थी वो किस फॉर्म में होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब देखो ना क्या हो रहा है, आइडियली तो एनर्जी ऑसिलेट होगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इंडक्टर वायर से बना हुआ है और वायर में रेजिस्टेंस होता है, हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अच्छा, इसके पास जितनी एनर्जी थी इसमें पूरी एनर्जी किसको दे दी, इसको दे दी, हो गए। अच्छा, कब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, ठीक है। कैपेसिटर में जो आपसे पूछता है फाइंड मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, क्या पूछता है, फाइंड फाइंड मैक्सिमम करंट, फाइंड मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, है इन द एलसी सर्किट। जो ये हम पढ़ रहे हैं एलसी ऑसिलेशन है ना, कई बार सर्किट आएगा जिसमें बैटरी लगा देगा आपको, ठीक है। फॉर आई मैक्सिमम हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी इसके पास थी वो सब की सब इसने इंडक्टर को दे दी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या पड़ते आ रहा है, Q2/2C बराबर एनर्जी, लिख लो यहाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is equal to energy stored in the inductor। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, Q2/2C इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हाफ L। ये मैक्सिमम करंट हमें फाइंड आउट करना है, हाफ से हाफ कैंसिल, तो जो आई मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा, आई मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में LC। आई मैक्सिमम क्या है आपका, Q/√LC आया क्या, ठीक है, आई मैक्सिमम इक्वल टू Q अपॉन में रूट LC, Q अपॉन में रूट LC, ये है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ठीक है।
तो एनर्जी का ऑसिलेशन बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, ओके। अब ऑसिलेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी वगैरह यहाँ पे होगी। अगर बोलेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आपको क्या पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है? ओमेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर मैंने बोला भाई रेजोनेंस है यहाँ पे, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इक्वल टू ओमेगा आर इक्वल टू 1 में रूट एल। ये पता है क्या आपको? ठीक। अच्छा, यहाँ पे 1/√LC दिख रहा है क्या? ठीक है, ये आया। तो मैक्सिमम जो करंट आएगा उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, Q इंटू 1/√LC। कोई दिक्कत है क्या ऐसे लिखने में? नहीं। तो 1/√LC क्या है? ओमेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट में क्या लिख सकता हूँ? मैक्सिमम करंट इक्वल टू Q इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा आर क्या है यहाँ पे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन में क्या है? ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इंडक्टर में जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना आ सकता है? Q टू ओमेगा या आर या Q अपॉन में रूट एलसी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा या चार्ज ट्रांसफर का ही ग्राफ बना दूं, तो देखो साइनोसॉइडल फंक्शन बनता था क्या ऐसे? और पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती थी। पीक वैल्यू सेम रहेगा ना, एक बार पॉजिटिव पीक एक बार निगेटिव पीक। ठीक है, ये क्या है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या ऐसा रियल में होता है क्या? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन है सर। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा धीरे 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 कम होगा। क्या आपको याद हो, अगर मैं बॉब को, पेंडुलम को मैंने वैक्यूम में रखा था, इधर जान दो सभी लोग, वैक्यूम में रखा था, और मैंने इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेट हो रहा था क्या? अगर मैंने इसी को एयर के प्रेजेंस में रख दिया, एयर के प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल मैंने इसी पेंडुलम बॉक्स सिस्टम को एयर के प्रेजेंस में रख दिया, इन एयर, तो एयर क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्या? एक बार बॉब को डिस्टर्ब किया यहाँ पे, ठीक है, फिर वो ऐसे 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 करके अचानक से, मतलब अचानक क्या, ग्रेजुअली स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ हो रहा है। इस ऑसिलेशन क्या बोलेंगे? डैम्प। और एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड सर एक बार इधर मैक्सिमम था, फिर ऐसे गया, फिर आया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर ऐसे आया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर तो ये रुक गया ना, रेजिस्टेंस ऑफ हुआ इस बात पे। इसी ऑसिलेशन में क्या बोले? डैम्प्ड ऑसिलेशन। और उसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था, है ना, e नो e की पावर माइनस b/2m, याद करो ऑसिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन आएगा इस चार्ज का, तो कुछ ऐसे आएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। एनर्जी तो ऑसिलेट कर रही, तो एनर्जी तो सर अगर आइडियल है तो डिके नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो कभी भी आपसे बोले एलसी ऑसिलेशन में, भाई रियल में तो डैम्प्ड है सर, रियल में क्या है? डैम्प्ड है। ओके, चल एक बार पीक वैल्यू उसने अटेन की, फिर उसने क्या किया? याद आ रहा है कुछ? हमने एक्सपोनेंशियल ऐसा बनाया था। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे, पीक वैल्यू देखो कम हो रही है क्या? ओके, तो ये एनर्जी का जो ऑसिलेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ओके, और ये एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर बना है उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, बनाना है तो लिख लो छोटा सा, वैसे क्या कर लो, क्या आएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये लगाओगे क्या? इसके क्रॉस जाओगे, करंट की डायरेक्शन में इंडक्टर के क्रॉस जाओगे, तो ये लिखते थे हम माइनस एल बाई डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो हम रखते थे, डिक्रीजिंग है तो इसको माइनस के साथ रखेंगे, इंक्रीजिंग है तो प्लस के साथ रखेंगे। यहां से चलो माइनस से किधर जा रहे हो? प्लस। तो ईएमएफ क्या होगा? क्यू बाई सी बराबर 0। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? एल डी आई बाई डी टी बराबर क्यू बाई सी। ठीक है, ये लिख सकता हूं क्या?
आई को क्या लिख सकता हूं, करंट, करंट में क्या लिख सकता हूं, dq बाई dt, करंट बराबर dq बाई dt। अच्छा अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं, I बराबर dq बाई dt, तो dq क्या हो जाएगा, I dt। अगर मैं यहां पे जहां करंट है वहां पे dq बाई dt रख दूं तो क्या हो जाएगा, d2q बाई dt स्क्वायर। हाँ चलो पुट करो यहां पे, ये वैल्यू एल डी बाई डी टी आई डी क्यू बाई डी टी बराबर एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्यू बाई सी। ठीक है चलो, एल को इधर ले जाओ फिर सबको इधर लेके आओ। ठीक है तो क्या लिखोगे यहां पे, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन में एल सी। अब इसको उस तरफ लेके जाओ, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन में एल सी बराबर जीरो, बराबर जीरो। और करंट यहां पे, हाँ एक चीज हम यहां पे थोड़ा सा मिस कर गए हैं, ये जो करंट है धीरे 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 डिक्रीज होगा क्या, तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस डी आई बाई डी टी लिखोगे, है ना। अभी तो ये लिख दिया इक्वेशन जो हमें पता था, लेकिन करंट क्या डिक्रीजिंग, क्योंकि चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है ना। ओके तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है माइनस माइनस, तो ओवरऑल करोगे तो क्या आएगा, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एल इंटू सी इंटू क्यू बराबर जीरो। ये आया क्या, और आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बताया था एसएचएम में, क्या था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, क्या कंपेयर कर दूं क्या मैं, एसएचएम में क्या पढ़ते थे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई क्या है इनिशियल फेज। सिमिलरली जो यहाँ पे चार्ज हुआ क्या होगा, q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलरली, बातें मत करो यार, आप लोगों की बात पूरी क्लास में पूछती है ना, कितनी बार मना करता हूँ मत बात करो। सिमिलरली q बराबर क्यू नॉट साइन एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, अभी तो अपने को फाई पता करना है ना, फाई कितना है, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो यहाँ पे क्या रखोगे, क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू कितना होगा, क्यू नॉट होगा ना भाई, क्यू बराबर क्यू नॉट होगा, हाँ आ जाओ, क्यू बराबर क्यू नॉट, बच्चों का नुकसान हो रहा है, एट टी इक्वल टू, तो क्यू नॉट यहाँ पे लिखोगे क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ठीक है। अच्छा वन बराबर क्या लिखोगे, साइन, अच्छा एट टी इक्वल टू जीरो पे ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, साइन फाइव, तो फाइव यहाँ पे क्या आ गया, जल्दी से बताओ, पाई बाई टू, यह है क्या, एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल, इनिशियल कंडीशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता था, इनिशियली जो है यहाँ पे तो सर फेज डिफरेंस आ गया, तो हम लिख देंगे फेज डिफरेंस यहाँ पे पाई बाई टू, तो क्यू बराबर क्या लिखो, क्यू नॉट साइन कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, तो क्यू बराबर, तो क्यू बराबर क्या लिखोगे, क्यू बराबर, ठीक है, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी, क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ये लिख दिया। अब इसका जो है
वेरिएशन बताओ या ग्राफ बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज का वेरिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा ये ग्राफ, कॉस ओमेगा टी। चलो, यहाँ पे मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज कितना है, क्यू नॉट। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है जल्दी से बताओ, यहाँ पे चार्ज, अब ये पोलैरिटी चेंज हो गई है ना, क्या हो गया यहाँ पे, पोलैरिटी चेंज हो गई। चार्ज तो चलो ठीक है, चार्ज ट्रांसफर वन, एक कंडीशन ऐसा है जब ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पोलैरिटी यहाँ पे इट इज द पॉइंट वेयर पोलैरिटी चेंजेस। ये कौन सा पॉइंट है, टी, ये टी बाई टू और ये 3t/2, सॉरी, और ये टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी चेंजेस, पोलैरिटी चेंजेस, पोलैरिटी चेंजेस। तो फुल्ली चार्ज कब कब है ये बताओ, टी इक्वल टू जीरो पे, इधर देखो, टी इक्वल टू जीरो पे फुल्ली चार्ज है, टी पे फुल्ली चार्ज है, टी, हाँ टी पे ही, ये t/2 है ना, अरे ये t/4 होगा, ये 3t/4, ये t/2, ये टी, ठीक है। t/2 पे भी ये फुल्ली चार्ज है, टी पे भी ये फुल्ली चार्ज है। तो जब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो सर्किट में जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, टी इक्वल टू जीरो, t/2, टी, उस समय जो एनर्जी है सर्किट में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, एलसी सर्किट, एलसी सर्किट, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलसी सर्किट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख लेना प्योरली, क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो, t/2, टी, 3t/2, 2t, है ना, ऐसे चलता चला गया। अब वो पूछो एनर्जी स्टोर्ड इन द एलसी सर्किट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्योरली मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, सर यहाँ पे देखो चार्ज जीरो हो गया है कैपेसिटर में, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया है, जब कैपेसिटर में चार्ज ही जीरो हो गया है कोई एनर्जी बचेगी क्या उसमें, तो वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई, एट t/4, 3t/4, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, लिख लो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलसी सर्किट, in the LC circuit in the form of, in the form of magnetic field, in the form of magnetic field purely, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एट टी इक्वल टू t/4, 3t/4, अब इसमें t/4 ऐड करोगे क्या आएगा, 5t/4, ठीक है, ऐसे चलते चले जाओ, ठीक है, ओके। तो जो चार्ज, जो एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन, एक बार एनर्जी प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है, एक बार प्योरली मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है, उसके बीच में क्या, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता, बताओ वो टाइम बताओ जब 50% एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है और 50% एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे,
हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ मैम? अब थर्ड यहाँ पे प्रोफाइल पूछ लेता कई बार, टाइम, टाइम व्हेन 50% एनर्जी, time when 50% energy is stored, time when 50% energy is stored in the form of electric field, in the form of electric field, मतलब 50% एनर्जी किसमें स्टोर है? कैपेसिटर में, ठीक है। टाइम व्हेन 50% एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 50% एनर्जी is stored in the form of magnetic field, is stored in the form of magnetic field, in the form of magnetic field। ये टाइम मेरे को पता करना है कब, ऐसा कब होगा जब कैपेसिटर में 50% एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस सर्किट में 50% एनर्जी इसके पास हो और 50% एनर्जी इसके पास, तो टाइम कब होगा ये पता करना। हाँ, तो आप क्या करोगे? हाफ, कैपेसिटर में नेशनल एनर्जी कितनी थी? Q²/2C, अब वो हाफ हो गई, नई एनर्जी क्या हो गई? हाफ। तो वहां से क्या निकाल लोगे? चार्ज। क्या निकाल लोगे? चार्ज, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सर बदलने वाला ही नहीं, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता था, वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता था, ठीक है। याद आ रहा है ये सब बातें? याद आ? चलो, तो ये टाइम हम पता कर लेते कब ऐसा होगा। सेल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के लिए हम एक कोई एक ले लो, कैपेसिटर से भी कर सकते हो और इंडक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, कैपेसिटर से करेंगे क्योंकि चार्ज हमको यहीं से मिलने वाला है अल्टीमेटली। तो इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा? हाँ, या Q²/2C, और इनिशियली चार्ज कितना था? Q0, यहाँ पे लिख लो Q0 और यहाँ पे -Q0। देखो पहले जो मैंने केस कराया था उसमें क्या था? Q लिखा था, वहां पे नॉट लिखो, Q0। चलो, अब फाइनल एनर्जी क्या बोला सर? इनिशियल एनर्जी की क्या हो जाए? हाफ, मतलब 50%, ये फाइनल एनर्जी आ रही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनल एनर्जी को क्या लिखोगे सर? नया चार्ज होगा कुछ, तो फाइनल एनर्जी की जगह पे क्या लिखोगे? Q²/2C, सर C तो नहीं बदलेगा, बराबर इनिशियल एनर्जी क्या होगी? Q0²/2 × 2C, समझ में आया? ये 2 से 2 कैंसल, C से C कैंसल, तो Q² बराबर क्या आ गया यहाँ पे? Q² बराबर Q0²/2, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q0/√2, Q बराबर Q0/√2, यह है क्या? अब Q0/√2 उधर लगाओ, जो अपनी इक्वेशन थी ये Q0 cos ωt, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ सिंस, यहाँ पे लिख देता हूँ Q बराबर Q0 cos ωt है, ठीक है। तो Q0/√2 बराबर Q0 cos ωt, Q0 से Q0, तो यहाँ पे क्या है? 1/√2 cos ωt, cos ωt, तो 1/√2 को अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो क्या आएगा? π/4 आएगा क्या? cos π/4 लिखूंगा, तो सिंप्लीफाई करो आगे, cos π/4 इक्वल टू cos ωt, cos से cos हटाओगे तो क्या आएगा बताओ? ओमेगा टी इक्वल टू π/4। अच्छा, ओमेगा क्या होता है? 2π/t इंटू टी बराबर π/4, पाई से पाई
तो टी बराबर क्या होगा, टी बाई 8। तो टी बराबर, ये टी को ऊपर ले जाओ, 2 के नीचे लेके आओगे, क्या आ जाएगा, टी बाई 8। सर 1/8 ऑफ टाइम पीरियड वो टाइम है जब हमें 50% एनर्जी किसमें स्टोर मिलेगी, कैपेसिटर में 50% एनर्जी किसमें स्टोर होगी, इंडक्टर। समझ में आया, टी बाई 8। तो टी बाई 8 यहाँ कहीं पे होगा, ये है सर वो पॉइंट जहां पे चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट बाई √2 कितना होगा, समझ में आया, नोट डाउन करो। प्रोफाइल है कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटर इंडक्टर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रोफाइल आप लोग, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है, इस पे इनिशियली चार्ज है क्यू नॉट, इस पे माइनस क्यू नॉट, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो है, ठीक है। बताओ चार्ज क्यों ट्रांसफर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम थी, मान लो V1, ठीक है। मान लो कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियली क्या था, पोटेंशियल है ना, P1। ये V1, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल, V2। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ये कोड वर्ड समझ लेना, लिख लेना आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या हो जाएगा, मान लो V2। हाँ? तो बताओ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, पहले तो पोटेंशियल सर ज्यादा ही होगा, चार्ज कम हो रहा है तो पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है। तो V2 कम हुआ। अब ये जो चार्ज आया किसमें एनर्जी स्टोर हो, मान लो इनिशियली जब V1 पोटेंशियल था तो कैपेसिटर में कितने जूल एनर्जी थी, 100 जूल। जब पोटेंशियल V2 हो गया तो 20 जूल एनर्जी हमको मिल गई, ठीक है भाई, हाफ CV स्क्वायर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, कैसे किया, 100 माइनस 20। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है ना, आपसे पूछ लेगा यही, ये फेमस प्रोफाइल है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो अभी अभी आपने बोला 100 माइनस 20, अच्छा 100 किसकी एनर्जी थी, हाफ CV1 स्क्वायर, यही तो था भाई। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। माइनस हाफ CV2 स्क्वायर बराबर हाफ LI स्क्वायर, ये लिखोगे क्या, यही तो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ओके चलो। और वो करंट वगैरह पूछ लेगा तो करंट आप निकालना जानते ही, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, चलो CV1 स्क्वायर माइनस CV2 स्क्वायर बराबर LI स्क्वायर, CV1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर LI स्क्वायर। चलो C अपॉन में L, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर I स्क्वायर। अब करंट पूछ लेगा सर्किट में कितना है, तो क्या कर दो, स्क्वायर रूट। समझ में आया, इस प्रोफाइल को नोट डाउन करो, ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको ऐसे तरीके सिखा दे रहा हूँ, आए क्वेश्चन तो कर ले जाओ, ठीक है। ऐसा ना बोलो है कि सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं, खैर प्राइमरी एक्सक्यूज कैपेसिटर इज माइका, मतलब उसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, करंट थ्रू रजिस्टर इज I एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V, देन क्या हो, VA बराबर, मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो पोटेंशियल है क्या वही पोटेंशियल सेकंड कंडीशन में होगा, ये बताना है। चलो बताओ, देखो ये इस टाइप के मैंने चार्ट आपको बनवा दिए, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क, ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कॉइल ऑफ, मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया था ना पूरा चार्ट बनवा के, तो वैसे करना है उसको। अच्छा एक तरफ अगर मान लो आपने फिल किया, मान लो फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक को फिल किया तो क्या हो,
डाइलेक्ट्रिक को फिल किया तो क्या हो, कैपेसिटेंस तो सर वही रहना है, कैपेसिटेंस वही रहना है कि कैपेसिटेंस चेंज हो गया, कैपेसिटेंस क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा ना। हाँ? अच्छा पोटेंशियल, सॉरी हाँ, इनवर्सली पोटेंशियल क्या हो गया, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल किधर चला गया, रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है, रजिस्टर के क्रॉस, समझ में आया, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, करंट थ्रू, तो क्या लिखोगे, वीबी इज ग्रेटर देन वी, गलत है ना, क्योंकि डिक्रीज हुआ है, ये लिखोगे, ठीक, चलो ठीक है। ये देखो, ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बल्ब बी एंड एन एसी सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2013 में हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार आप लोग पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या दिया हुआ है, एल, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एल, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बल्ब, मतलब बल्ब के पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा ना, मतलब सीरीज एल आर सर्किट हो गया विद एन एसी सोर्स, आपसे पूछ रहा है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस में, कब डिक्रीज करेंगे ये बताओ, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजम्पशन, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजम्पशन, कितना उसने पावर को कंज्यूम किया, ओके, और पावर कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता था, करंट, आई स्क्वायर इनटू आर, जब करंट ज्यादा, बताओ ये कौन सा कंडीशन है, कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सी इक्वल टू एक्सएल इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी, रेजोनेंस कंडीशन है, एक्सी बराबर एक्सएल एट रेजोनेंस करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम तो सर्किट में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम मतलब उसमें करंट मैक्सिमम रहा होगा ना, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, मैक्सिमम, इस केस में तो सर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तो सर इंक्रीज हो रहा है, क्यों, एट रेजोनेंस, पहला देखो, पहला फर्स्ट, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एक्सी बराबर एक्सएल, और इस कंडीशन में क्या होता था, करंट मैक्सिमम होता था, करंट क्या होता था, करंट मैक्सिमम तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम, तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई ना, हमें तो डिक्रीज करना है, ठीक है, चलो ये भी केस गलत होगा, ये नहीं होगा, एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, बताओ, एक आयरन रॉड को, जो भाई सीरीज एल आर सर्किट है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज एल आर सर्किट, उसको एसी सोर्स से लगाया हुआ है, चलो बताओ, ये एल है और ये आर, कैसे करेंगे, इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, एक मटेरियल, चलो इसके अंदर हमने एक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ठीक है, म्यू आर, चलो क्या होगा, मटेरियल को इंसर्ट करोगे तो इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, क्या, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड क्या होता है, म्यू नॉट, बताओ फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट एन ए बाई एल, ऐसा कुछ पढ़ते थे क्या, ये तो पढ़ते थे, बी बराबर है, इंडक्टेंस कैसे पढ़ते थे, फाइव स्क्वायर टू एल इंटू आई, फाइव अपॉन में आई, फाइव क्या होता था, एन, एन इंटू बी, इसकी केस में क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई, एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और एरिया इसमें, और करंट से करंट डिवाइड क्या होगा, करंट से करंट कट गया होगा, अब म्यू, ये कब था, जब एयर फ्लूइड था, अब मैंने क्या बोला था, जब कोई मीडियम इंसर्ट कर दे तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, इंडक्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, जब इंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, एक्स एल क्या हो जाएगा, एक्स एल, बात समझ पा, क्यों, क्योंकि एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, बात को समझो, अगर मैंने एल को इंक्रीज किया तो एक्सएल भी इंक्रीज, अगर एक्सएल इंक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करंट क्या होगा, क्योंकि V बराबर आई इंटू एक्सएल, जब एक्सएल इंक्रीज हुआ तो करंट, और एक्सएल में इनवर्स रिलेशन, क्योंकि भाई यही तो पढ़ोगे, V बराबर
आई इंटू एक्स एल, आई बराबर क्या आएगा वी अपान में एक्स एल। इसको इंक्रीज किया तो ये भाई साहब, और हमसे पूछा क्या है डिक्रीज का होगा। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही क्या? इसमें आ जाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हमने डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा ये बताओ, करंट क्या होगा भाई? जब फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो तो इम्पीडेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ओवरऑल करंट इंक्रीज हो गया। तो ये भी नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? अगर मैं कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करो, इंडक्टेंस रिड्यूस होगा, इंडक्टेंस रिड्यूस हुआ तो एक्सेल रिड्यूस होगा, एक्सेल रिड्यूस हुआ तो करंट। समझ आ रहा है? तो ये भी नहीं हो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, नीट 2022 का क्वेश्चन। 10 20 ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस, ये क्या दिया आपको इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस या 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस 50 ओम। इट्स कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 200 sin 100 t वोल्ट। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज V नॉट, क्या दिया है V नॉट, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज न्यू, देन आपसे पूछा है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये बताओ। देखो पहले तो इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पूछ लिया ना। एसी सोर्स की वोल्टेज दिया 200 साइन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट दिया V नॉट, और एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है न्यू। आपसे इनमें रिलेशन पूछ लिया क्या होगा। अच्छा, जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसको साइन के साथ ओमेगा लगाओ तो साइन ओमेगा टी। अगर मैं कंपेयर कराऊं, V बराबर क्या लिखा हुआ 200 साइन 100 टी, इसको कंपेयर करो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू क्या है 100, ओमेगा की वैल्यू क्या है 100। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रही है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओमेगा की वैल्यू 100, तो क्या लिखोगे यहाँ से, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी 100 अपॉन में 2 पाई, 50 अपॉन में पाई, और इसी को इसने क्या बोल दिया न्यू। ठीक है, ये क्या है आपका सोर्स की फ्रीक्वेंसी। अब जो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया वो क्या होगा ये फाइंड आउट करो। ये तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेजोनेंस न्यू, न्यू नॉट दिया उसने, ये क्या होता है 1 अपॉन में रूट एल सी, है ना, इंटू 2 पाई, तो 1 अपॉन में 2 पाई रूट में एल सी। एक मिनट, यहां लिखता हूं बराबर 1 अपॉन रूट में एल, एल कितना दिया है 10 हेनरी, और कैपेसिटेंस कितना दिया 10 माइक्रोफैरड, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये पूरा टर्म क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट लोगे क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 पर जाए क्या आएगा 10 टू द पावर 2, तो क्या आएगा 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। आगे नहीं है क्या आएगा 50 अपॉन में पाई हर्ज आ गया क्या, 50 अपॉन पाई हर्ज। तो क्या है सोर्स की फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम सेम आ गई, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्या यही आ रहा था? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करो। दिख रहा है क्या लिखा है? चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पीछे दिख रहा है सभी को? अनस, बिल्किस, क्या लिखा है बताओ उसको पढ़ के। हाँ, वेल ठीक है, तो
देखो मैं पढ़ देता हूँ उसका, अगली बार से थोड़ा सा और अच्छा इसका इमेज लगाऊंगा, क्योंकि ब्लर ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। कोई बात नहीं। ए सीरीज एलसीआर सर्किट, सर्किट कैसा है, सीरीज एलसीआर इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। व्हेन इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, या एल मतलब इंडक्टर, व्हेन इंडक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। क्या हटाया है, इंडक्टर। पहले सीरीज एलसीआर सर्किट था, उसमें से क्या निकाल दिया, तो फेज डिफरेंस क्या है, π/3, ठीक है। इफ इंस्टेड, अगर मैंने सर इंडक्टर की बजाय किसको निकाला होता, कैपेसिटर को, तो भी फेज डिफरेंस कितना बोल रहा है, π/3। तो बोल रहा है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बताओ। एक सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है, इसको हमने एसी सोर्स से अटैच कर दिया, एसी सोर्स से अटैच कर, ठीक है। बोल रहा है जब हमने यहां से क्या निकाल दिया, इंडक्टर, इंडक्टर निकालोगे तो कैसा दिखेगा, जल्दी से बताओ, इंडक्टर निकालोगे तो ऐसा दिखेगा क्या, सॉरी, इंडक्टर निकाल, इंडक्टर हटा तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस बचा। अभी बोल रहा है जो, अभी ये बोला जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज π/3। तो अगर मैं बोलूं ये है करंट आपका, सीरीज है ना, सीरीज में करंट तो सेम होता था, ये करंट इधर क्या मिलेगा आपको, इधर ही आपको क्या मिलेगा, VR, ठीक है। और VC किधर मिलेगा, इधर, इनका जो रिजल्टेंट आएगा इधर आएगा क्या, तो ये जो वोल्टेज आया है और ये जो करंट आया है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/3, यह है क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है ये, जब हमने कैपेसिटर को हटा दिया तो भी फेज डिफरेंस क्या है, π/3, ठीक है। चलो, तो यहां से कुछ रिलेशन मिल के आ रहा है, हाँ, ठीक है। tan π/3 इक्वल टू, अभी रिलेशन बना लेते, पहले ही देखो, अब सर्किट देखो कैसे दिखेगी। अब कैपेसिटर को हटा दिया, अब कैपेसिटर को हमने क्या किया, हटा दिया, L और R, अभी भी फेज डिफरेंस क्या बोला है, π/3 है, मतलब करंट तो सर सेम है सर्किट में, करंट तो सेम है, और बातें नहीं, इधर ध्यान दो, बातें मत करो आप, इधर क्या है, VR, ऊपर क्या होगा, VL, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर V, ये क्या दिया हुआ, π/3। अच्छा, यहाँ पे अगर 10 π/3 निकालोगे तो क्या है, और tan फाइव क्या होता है, यहां से देखो, अपने को फाइव चाहिए ना, पावर फैक्टर क्या होता था, cos 5। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो क्या लिखूंगा, tan 5 इक्वल टू XL अपॉन में R, XL अपॉन में R, ये लिखूंगा क्या, मतलब यहां से tan π/3, tan π/3 बराबर tan π/3 बराबर XL अपॉन में R आया क्या, और क्या नेक्स्ट इक्वेशन है, वहां से भी निकालो, tan 5 इक्वल टू XC अपॉन में R, तो tan π/3 बराबर XC अपॉन में R, तो दोनों का अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या रहा है, XL अपॉन में R बराबर XC अपॉन में R, R से R, XL बराबर क्या होगा, डिफरेंस कितना होता था, एट रेजोनेंस, भाई रेजोनेंस पे सर्किट कैसा बिहेव करता था, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली, अब आ जाओ आप वापस, अब ये जो एलसीआर सर्किट है, ये क्या बोल रहा है, रेजोनेंस पे, मतलब सर, मतलब क्या है ये, रेजोनेंस पे है, तो ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे, सेम फेज मतलब फाइव की वैल्यू 0, फेज डिफरेंस कोई नहीं, तो cos 5 यहां से क्या आएगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या आएगा, cos 5, cos 0 डिग्री क्या आ गया, 1।
तो शायद आप लोगों ने सही ऑप्शन चूज किया था। क्या यही मेथड लगाया था? ठीक, वेरी गुड। आप फास्ट कर लेते हो, लेकिन बच्चों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ फिर से। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2, मैंने स्लाइड सेंड किया, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मोबाइल ओपन करके देख सकते हो, ठीक है? ओके, मोबाइल में देख सकते हो, और बोलो तो मैं मोबाइल को अलाउ करवा दिया करूंगा, नहीं दिख रहा, ठीक है? दिख रहा है? ठीक। आप लोग मोबाइल ले आ सकते हो अगर नहीं दिख रहा, ठीक है? चलो, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर 300। ये क्या दिया है? V1 एंड V2, इधर ध्यान दो सभी लोग। V1 क्या दिया है? 300 वोल्ट। V2 क्या दिया है? 300 वोल्ट। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V3 एंड मीटर ए आर रिस्पेक्टिवली, ये पता करना है, और ये अपने को दिया है। अच्छा, ये बताओ कौन सी कंडीशन है? VL बराबर VC, कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस, ठीक है? तो V कितना आ जाएगा? 220 वोल्ट। ये जो VR है कितना आ जाएगा? 220 वोल्ट। भाई यही तो बचेगा। एट रेजोनेंस सर्किट कैसा बिहेव करता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसको हटा, क्या है जल्दी से बताओ। VL माइनस VC तो जीरो हो गया, VR बराबर V, और V इतना दिया 220 वोल्ट। ठीक है सर, 220 वोल्ट। तो कौन से ऑप्शन में 220 वोल्ट दिख रहा है? ये सेकंड एंड थर्ड, ये तो नहीं होगा सर। अब बस करंट फाइंड आउट करना है। करंट क्या होगा? V बाई आर, 220 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है? 100, तो 2.2 ओम। लिखने की जरूरत है क्या? लिख देता हूँ, VL बराबर VC, तो VR बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर 220 वोल्ट। तो करंट क्या आ जाएगा? करंट बराबर VR बाई आर, तो 220 बाई 100, 2.2, ये होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया 20 मिली हेनरी, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड एंड ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ EMF V equal to 10 sin 314t। द पावर लॉस इन द सर्किट इज, पावर लॉस पूछा सर्किट बराबर क्या दिया हुआ आपको? 10 sin 314t। 10 क्या है आपका? V नॉट। 314 क्या है आपका? ओमेगा, ठीक है? ये V नॉट है, ये ओमेगा है। ये आपका दिया हुआ L, ये दिया हुआ C, और ये दिया हुआ है R। आपसे क्या पूछा है? पावर। पावर क्या होता है भाई? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव, ये लिखोगे। अच्छा, VRMS की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? हाँ, 10/√2। IRMS, सर ये तो पता ही नहीं, पता ही नहीं ना। एक रिजल्ट और लिखवाया था मैंने इसी को, VRMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। याद आ रहा है? अब जेड स्क्वायर क्या लिखोगे यहाँ पे? VRMS तो सब पता चल गया, V नॉट बाई रूट टू, V नॉट बाई रूट टू, V नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या लिखोगे? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया आपको? 50 ओम। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पावर मिल जाएगा, ठीक है? यही है। देखो, एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ वही है, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये L है, ये C है, ये R है, सीरीज में लगा है। ये क्या है? आपको इक्वेशन दिया वोल्टेज का, जो सोर्स है उसका वोल्टेज फंक्शन के साथ साइनसोइडली वेरी कर रहा है। 340t, ये क्या दिया आपको? पीक वैल्यू, और ये क्या दिया है आपको? ओमेगा। आपसे क्या पूछा है? पावर। सेम कैलकुलेशन, ठीक है? चलो आगे चलो। Which of the following combination should be selected for the better tuning of LCR? किसका बेटर ट्यूनिंग होगा? जिसका क्यू फैक्टर ज्यादा होगा। जिसका क्यू फैक्टर हाई है उसकी ट्यूनिंग कैसी होगी? अच्छी होगी। फैक्टर मस्ट बी हाई, ये मैंने आपको लिखा था। फॉर बेटर ट्यूनिंग, फॉर बेटर ट्यूनिंग क्यू फैक्टर
मस्ट बी हाई, क्यू फैक्टर हाई होना चाहिए क्या? चलो कौन बताएगा क्यू फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ओके, 1/r√L/c। तो जिसका आर ज्यादा उसका क्यू फैक्टर कम। आर पहले कम ढूंढो। सर इधर है, लेकिन सर इधर इंडक्टेंस ज्यादा, ठीक है इधर इंडक्टेंस भी ज्यादा है। कैपेसिटेंस, सर एक ही तो ऑप्शन है थर्ड। क्या होना चाहिए आपको? देखो क्यू फैक्टर किसका ही होगा, इधर देखो, इधर देखो सभी लोग, जिसका आर कम, इंडक्टेंस ज्यादा, कैपेसिटेंस कम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आर सबसे कम है और एल सबसे ज्यादा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। सी सबसे कम है, ऐसा कौन सा? तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही तो आंसर होगा। अब आप वैल्यू है ना, वो भी एक तरीका है, वैल्यू से भी कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफैरड कैपेसिटर and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency as source. ठीक है, AC source. The angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power of the resonance are likely to be. ठीक, देखो एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, कितने क्वेश्चन है? लास्ट है, ठीक है फिर कर लेते हैं। ए सीरीज एलसीआर सर्किट एल सी आर, एक सीरीज एलसीआर सर्किट, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका इंडक्टेंस क्या है 5 हेनरी, कैपेसिटेंस क्या है 80 माइक्रो फैरेड, रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ आपको 40 ओम, इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। देखो यहां तक कोई दिक्कत? ये अभी ध्यान दो इधर, ऐसा लग रहा मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग बस बातें कर रहे। यहां तक समझ आया? एलसीआर सर्किट बनाया, वैल्यू पुट करी, एसी सोर्स से लगा दिया, जिसकी वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। ठीक है, अच्छा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, सोर्स कौन है इसकी, क्या बोल रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंट। पावर एट रेजोनेंस, पावर एट रेजोनेंस क्या होता था? मैक्सिमम पावर फैक्टर क्या होता था रेजोनेंस पे 1, और पावर कितना होता था आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस, है ना, या आई आर एम एस सॉरी ई नॉट आई नॉट बाई 2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाफ द पावर एट द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर लाइकली टू बी, आर लाइकली टू बी, तो आपको ऑप्शन मैच कराना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो पहले बताओ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर कितना होता था? पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। चलो ठीक है, ये जो पावर आया है ये किसका होना चाहिए? हाफ। ये जो सोर्स पावर दे रहा है इसका हाफ होना चाहिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर आएगा वो क्या आएगा, कैसे करेंगे? पी रेजोनेंस बाई 2, ये जो पावर आएगा ये क्या आएगा? रेजोनेंस पे जो पावर है उसका हाफ होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? हाफ। ये जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रहा है, तो ये पावर कैसे लिखोगे? ई नॉट आई नॉट बाई 4, खैर लेकिन यहाँ पे अब अपने को ये फाइंड आउट करना है ना ओमेगा कितना हो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बताओ? फ्रीक्वेंसी एल दिया है, एक्सएल नहीं दिया है, सी दिया है, आर दिया है, तो क्या निकालोगे? जेड निकालोगे क्या? तो जेड कैसे निकालोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो वहां से आपको ओमेगा मिलेगा, ओमेगा सोर्स की
एक रिलेशन बनेगा क्या, ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, फिर पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां से क्या मिल जाएगी आपको, जेड, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ई आर एम एस बाई जेड, है ना, ऐसे ही तो लिखते हो। ठीक है, चलो बताओ करो। रेजोनेंस पे करंट क्या होता था, मैक्सिमम, और हाफ पावर कब मिलता था, जब करंट 1/√2 टाइम्स हो जाता था। ठीक है, और करंट 1/√2 टाइम्स हो गया मतलब हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन लगा दें, वही तो दोनों फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, चलो अगर मैं उससे भी सॉल्व करूं, ये आपका क्या है करंट, क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे बना था, वही तो बोल रहा है सर सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो ताकि हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हाफ पावर, जितना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर मिल रहा है उतना हमें उसका हाफ मिले। ठीक है, उसका मुझे हाफ मिले, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी बता दो। तो बताओ रेजोनेंस में जो करंट मिलता था वो मैक्सिमम होता था क्या, आई नॉट, रेजोनेंस में सर्किट बातें नहीं, मान लीजिए ओमेगा नॉट है। ठीक, रेजोनेंस में जो करंट मिलता था वो मैक्सिमम होता था, हाँ, सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम होता था क्योंकि करंट ही मैक्सिमम है। ओके, अब बोल रहा सर जब पावर हाफ हो गया, और पावर हाफ कब होता था, जब करंट क्या होता था, आई नॉट बाई √2। ठीक है, और जब पावर हाफ होता था उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया था, याद करो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और ये क्या है, बैंड विड्थ, डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा, अपने से ओमेगा 1 और ओमेगा 1 क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2, ओमेगा 2 क्या लिखोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस बैंड विड्थ का हाफ। चलो बैंड विड्थ क्या होता है जल्दी से बताओ, बैंड विड्थ की फ्रीक्वेंसी R/L। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 1/√LC। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आएगा वो क्या आएगा बताओ, 1/√, एल की वैल्यू कितनी है 5 हेनरी, और सी की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफैरड। देखो 5 हेनरी इंटू 80 माइक्रोफैरड, माइक्रो की वैल्यू पुट करो 10⁻⁻6। ठीक है, तो 5 इंटू 80 क्या होगा 400, 4 बातें नहीं बिल्कुल भी, इधर ध्यान दो, तो 400 इंटू 10⁻⁻6 क्या जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻+4, बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 10 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 50 हर्ट्ज जाएगा क्या, सर ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, अपने को तो ओमेगा 1 और, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ओमेगा कितना निकालोगे बताओ, R/L, आर कितना दिया हुआ है 40 ओम, आर की वैल्यू 40 ओम है, एल कितना दिया हुआ है 5 हेनरी, तो 5 से कट करोगे तो डेल्टा ओमेगा क्या आ गया 8 हर्ट्ज। मतलब ये जो बैंड विड्थ की फ्रीक्वेंसी है कितनी आई, ओमेगा 1 कितना होगा, ओमेगा 1 बराबर 50 माइनस 8/2, तो क्या आएगा ये 46 रेडियन पर सेकेंड, और ये कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे हर्ट्ज नहीं लिखना आप लोग, ये रेडियन पर सेकेंड में आया है क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, चलो कोई बात, और ओमेगा 2 क्या आएगा 50 प्लस 8/2, तो क्या आएगा आपका 54 रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन करेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे, आप वैसे भी कर सकते थे लेकिन वो लेंथी हो जाता है। चलो ये है तरीका, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन वगैरह कर लिए। अब एनसीईआरटी की मैंने एक स्लाइड और सेंड कर दी है ना, एनसीईआरटी घर पे जाके सॉल्व करना। ठीक है, कल से हम लोग, आप बोलोगे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी करेंगे, नहीं तो कल से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
थोड़ा सा वेव के बारे में पढ़ के आना, वेव क्या होता है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एनर्जी मोमेंटम क्या ट्रांसफर होता है, डिस्टर्ब, ठीक है, प्रोपेगेशन, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है, ठीक है। तो कल हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाय द एंड ऑफ दिस वीक वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। आज के लिए आप लोग जा सकते हैं।